हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज। और मुझे आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 8वीं के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए पर्यावरण का 2024-25 का पेपर लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स आपको कैसे करने हैं। सारे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी। उससे पहले एक चीज़ जान लो कि बच्चों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर मैंने आपको अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के लिंक्स दे रखे हैं। उन लिंक्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम लोग आपको अपडेट करते रहते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके काम आएगी आपकी वार्षिक परीक्षा में। जो भी बच्चे 2024-25 का पेपर देने वाले हैं कक्षा 8वीं के, वे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहला बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं: 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 20 मई को। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो आपका बा वाला है। इसका सही उत्तर है आपका 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? 78%, 60, 31 या फिर 21%। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है बच्चों वो होती है आपकी 21%। ओके, फर्स्ट वाले का ब था, सेकंड वाले का आपका दा है। चंद्रप्रभा अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो जो आपका चंद्रप्रभा अभयारण्य है बच्चों, अभयारण्य है जो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? कोई भी आपका इकोसिस्टम है, कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पहला ऑप्शन है निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना, जल का प्रवाह होना, वायु का प्रवाह होना या फिर आपका पर्वत। तो देखो यहाँ पर दा वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो इसे हम काट ही देते हैं। फिर हमारे पास तीन ऑप्शंस बचते हैं जिनमें से एक हमारा सही उत्तर होगा और वो है आपका आ वाला। निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आई होप कि आपको क, ख, ग और घ चारों के आंसर्स लर्न हो गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो आपकी ध्वनि है, जो हमारी ध्वनि होती है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? ऑप्शंस हैं आपके पास मीटर, लीटर, हर्ट्ज या फिर डेसिबल। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मीटर और लीटर को तो आप लोग काट दो। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। इन दोनों ऑप्शंस में कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वह है आपका डेसिबल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदूषित जल के पीने से बच्चों हमें कौन सा रोग होता है? हैजा, खसरा, कैंसर या फिर मलेरिया। अगर आपने प्रदूषित जल पी लिया तो उससे आपको कौन सा रोग हो जाएगा? हैजा, खसरा, कैंसर या फिर मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है आपका बच्चों आ वाला, हैजा। प्रदूषित जल पीने से जो लोग हैं उन्हें हैजा नाम की बीमारी हो जाती है। वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन। तो यहाँ पर हमें जो भी ईंधन दे रखे हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शंस है आपके पास कोयला, मिट्टी का तेल, सीएनजी या फिर आपकी लकड़ी। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं और बताना है कि कौन सी है जो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा वो होती है जो प्रकृति के द्वारा जनरेट होती है, प्रकृति की वजह से होती है। ऑप्शंस है यहाँ पर आपके पास बमों का विस्फोट, भूकंप, बाढ़ या फिर आपका सुनामी। तो यहाँ पर बच्चों सही उत्तर क्या है आपका? यहाँ पर आपका सही उत्तर है बमों का विस्फोट। क्योंकि देखो, भूकंप भी नेचुरली आता है, बाढ़ भी अपने आप ही आधी प्रकृति की वजह से आती है, सुनामी भी प्रकृति की वजह से आती है। तो हमारे पास कौन सा बचा? केवल बम बचे ना। जो बमों का विस्फोट होता है वो तो इंसानों के द्वारा ही किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के जल वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो जल वाला भाग है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं हमारा जल मंडल।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आप लोगों को बताना है। जो हमारी पृथ्वी है उस पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आप लोगों को बताना है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत होता है बच्चों, वो हमारा सन यानी कि हमारा सूर्य होता है, जिसको हम लोग अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर हमने सारे के सारे जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हमने आप सबकी हेल्प करने के लिए एक न्यू चैनल भी बनाया है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस चैनल को भी बच्चों फॉलो कर सकते हैं। सो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वे सॉल्यूशंस आप लोगों को करवाएंगे और भी बेटर तरीके से। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, समुद्र के जल का स्वाद बच्चों बताना है कि जो हमारा समुद्र है, समुद्र के जो जल होता है समुद्र के अंदर, उसका स्वाद कैसा होता है। तो यहाँ पर हम सभी को पता है कि जो समुद्र होता है वहां से हम लोग नमक बनाते हैं। तो समुद्र के जो जल है उसका स्वाद होता है बहुत ही ज्यादा नमकीन। भूजल में वृद्धि कैसे की जा सकती है। भूमि का जो जल होता है ना, देखो, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भूमि के अंदर जल होता है उसमें हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आजकल जो लोग हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे कर सकते हैं। तो वो कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप लोग वर्षा के पानी को संरक्षित कर सकते हो, पेड़ों को लगा सकते हो। तो ये आपकी हेल्प करेंगे भूजल को संरक्षित करने में। ठीक है। भूमि की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों भूपर्पटी। क्या कहते हैं उसे हम लोग? भूपर्पटी कहते हैं। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। देखो, हमें सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सांस लेते हैं, यानी कि वो भी श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है। जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। उसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, उनके साथ उल्टा होता है। वो CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। सो यहाँ पर जो आपका द वाला आंसर है उसका आंसर हो जाएगा आपका CO2 यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेड़ पौधे, ये तो हो गया। वनों से हमें उद्योगों के लिए क्या प्राप्त होता है। तो बहुत ही बेसिक सा आंसर है। देखो, जो वन होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, वो होती है लकड़ी। वनों से हमें प्राप्त होती है लकड़ी। फल और फूल हमें प्राप्त होते हैं और विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, जिसमें आपका रबर आता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का कच्चा माल भी हमें वनों से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर है आपका, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखो दो तरीके के जीव होते हैं, जैसे कि एक तो वो जीव होते हैं जिसमें आपके पौधे आते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। पौधे अपने आप ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जानवरों की, मनुष्यों की, तो यहाँ पर वो जो है डिपेंड रहते हैं पौधों के ऊपर अपने भोजन के लिए। ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उन्हें हम लोग कहते हैं विषम पोषी। मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख के बता देती हूँ। वहाँ पे ई की मात्रा आप लोग लिखेंगे विषम, विषम पोषी। ठीक है। विषम पोषी। ठीक है। तो हम सभी क्या हैं? विषम पोषी हैं, बिकॉज हम लोग भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या है? निर्भर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों कब मनाया जाता है। सो यहाँ पर इसका उत्तर है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11 जुलाई हो जाएगा। LPG, LPG यानी कि आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर कौन सी मुख्य गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर है आपका प्रोपेन। क्या है इसका आंसर? आपका प्रोपेन है। जापान में जब चक्रवात आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान में जब चक्रवात आता है बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन, उसे जापान के लोग कहते हैं। पेड़ पौधों को काटने से कौन सी गैस पर्यावरण में कम हो जाती है। ठीक है। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे
तो कौन सी गैस जो है वह पर्यावरण में कम हो जाएगी। देखो, जो पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब अगर हम सभी पेड़ पौधों को काट देंगे तो उनकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो तो फिर खत्म ही हो जाएगी। कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अब हम चलेंगे हमारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जहां पर सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा है कि जो पर्यावरण होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो ये जो आपका पर्यावरण है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। तो जो पर्यावरण है वह हमें क्या कर रहा है, चारों ओर से उसने हमें घेर रखा है। तो पर्यावरण से तात्पर्य होता है उन सभी स्थितियों से जो पृथ्वी पर मौजूद सभी सभी जीवों के जीवन के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वो हमारे जीवन के विकास को प्रभावित करता है। सो यहाँ पर पर्यावरण क्या करता है, सभी स्थितियों में पृथ्वी पर रह रहे जो जीव होते हैं उनके विकास को प्रभावित करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सौर ऊर्जा है वो हमारे लिए कैसे आवश्यक है। तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग अपने जो हमारे अनवीकरणीय संसाधन है जिनसे हम लोग ऊर्जा लेते थे, जैसे पहले जीवाश्म ईंधन था, लकड़ी थी, उसका प्रयोग करते हैं तो उससे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। वहीं अगर हम लोग सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें तो उससे क्या होगा बच्चों, सौर ऊर्जा से ये होगा कि हमें प्रदूषण कम होगा हमारे पर्यावरण में। सो स्टूडेंट्स, जो सौर ऊर्जा है वह हमारी किस प्रकार से सहायता करती है। पहली चीज देखो कि हमारे जो पर्यावरण है उसके अंदर जो प्रदूषण है उसको कम करती है। और दूसरी चीज, सौर ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक होती है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घर पर ही सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है ई कचड़े से आप लोग क्या समझते हो। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताना है कि ई कचड़ा से आप लोग क्या समझते हैं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर ई कचरा का मतलब है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनकी एक इसमें सारे के सारे वो शामिल हैं, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, अब जब एक टाइम ऐसा आता है जब हमें इनका उपयोग नहीं करना होता, लैपटॉप का, फोन का, इनका उपयोग नहीं करना होता, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनावश्यक हो जाते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं होती। तो ये ही हमारे ई कचरा कहलाते हैं। भूजल का स्तर नीचे क्यों गिरता जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भूमि का जल है उसका स्तर क्यों नीचे गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर इसका कारण है, देखो सबसे पहला वर्षा की कमी। ठीक है, वर्षा नहीं होती तो वर्षा की कमी के कारण भी भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। और क्या कारण है कि जो हम पानी के परंपरागत स्रोत वगैरह थे अब हम उनका यूज नहीं करते, सब लोगों ने मोटर्स वगैरह लगवा रखी हैं जो कि भूमि के जल को भारी मात्रा में खींचती रहती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल कैसे प्रदूषित होता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल में प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं वो आपको बताने हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण बच्चों आपका ये है कि अ, जो कीटनाशक व जो उर्वरक होते हैं ना, कीटनाशक और उर्वरक जो हम फसलों में यूज़ करते हैं, ठीक है? वो जल में मिल जाते हैं, पहला कारण तो यही हो गया। फिर दूसरा होता है कि जो शहर होते हैं, शहरों में बहुत सारा कचरा निकलता है, जो मतलब नाले वगैरह होते हैं, उनको नदियों में मिला देते हैं, है ना? उसकी वजह से भी कचरा होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो नाले होते हैं और नदियाँ होती हैं, उनका नालों का पानी नदियों में मिला दिया जाता है, जो कि जल प्रदूषण का एक कारण बनता है। ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं? जनसंख्या वृद्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, तो यहाँ पर आप लोग समझो कि मूलभूत आवश्यकता वो होती है जो आपको अपने बेसिक लाइफ में चाहिए, जो भी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर आपका आ जाता है रोटी, जैसे कि हर किसी को रोटी चाहिए, हर किसी को कपड़े चाहिए, है ना? मकान चाहिए रहने के लिए, तो ये हमारी क्या होती हैं? मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। अब जब जनसंख्या वृद्धि हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, तो जनसंख्या वृद्धि का इन पर क्या पड़ता है? बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं पर। जैसे कि जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो खाने के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, रहने के लिए जगह की कमी हो जाएगी, जो घर हैं वो छोटे होते चले जाएँगे और लोगों का जो जीवन स्तर है, यानी कि लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है, वो भी तो कितना कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा लोगों का लाइफ़स्टाइल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा से बचने हेतु क्या उपाय किया जा सकता है? यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन-सी प्राकृतिक आपदा है।
तो हर एक के लिए आप अलग-अलग कर सकते हो, जैसे कि हमें एक आपातकालीन योजना बना के रखनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि अपने घर की रक्षा करनी है, घरों को जंगल की आग से बचाने के जो भी तरीके हैं, उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग ना मौसम की निगरानी रख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कब बाढ़ आने वाली है, कब बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। तो मौसम की जानकारी रखना, ठीक है? अवेयर रहना, तो इस तरीके से हम लोग प्राकृतिक आपदा से बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मैं देखती हूँ कि आप सभी बच्चे जो हैं वीडियो को देखते हैं, बट कोई भी बच्चा जो है वो वीडियो को लाइक नहीं करता और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और आगे भी आपको देखने हैं वीडियोज़, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर हम इसी तरीके से आपका कोई और सा पेपर डिस्कस करेंगे।